नमस्कार, मैं राजेश्वरी वर्मा, सहायक प्राध्यापक प्राणी शास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय खुर्सीपार भिलाई से। आज हम ह्यूमन ईयर की संरचना का अध्ययन करेंगे, जो बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के 5th यूनिट का एक टॉपिक है। मनुष्य का कर्ण सुनने के साथ साथ ही शरीर के संतुलन बनाए रखने का भी कार्य करता है, इसीलिए इसे श्रवण संतुलन अंग कहा जाता है। मनुष्य के कान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में 2 भाग हैं, पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। पिन्ना यह एक पतली लचीली उपास्थि संरचना है जो केवल स्तनियों में ही पाई जाती है। स्तनियों में पिन्ना का ऊपरी और बाहरी किनारा अंदर की तरफ मुड़कर डॉर्मिन पॉइंट का निर्माण करता है। दूसरा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस भी कहते हैं, जो पिन्ना के आधार से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक फैली हुई एक लंबी लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली के समान संरचना है, जो टेम्पोरल बोन के बोनी भाग के द्वारा सधी हुई रहती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टेंसर टिम्पेनाई नामक पेशी के द्वारा सधी हुई या तनी हुई रहती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में सिरुमिनस ग्लैंड पाई जाती है, जिसके द्वारा सिरुमिन नामक पदार्थ का स्रवण होता है, जो कैनाल को लुब्रिकेंट रखने के साथ ही बाहरी पदार्थ धूल के कण को कान के अंदर जाने से रोकता है। मिडिल ईयर यह एक खोखली कैविटी के रूप में पाई जाती है, जिसे टिम्पेनिक कैविटी कहते हैं। इसमें 3 बोन्स पाई जाती है, जिसे ईयर ऑसिकल कहते हैं। बाहर से भीतर की तरफ इनका जो सीक्वेंस है वो है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। फर्स्ट बोन मेलियस यह एक हैमर लाइक संरचना है, जो एक तरफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है और दूसरे तरफ इनकस से। मेलियस लोअर जाके आर्टिकुलर बोन से बनती है। दूसरा बोन इनकस या एनविल शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो एक तरफ मेलियस से जुड़ी हुई रहती है और दूसरे तरफ स्टेपिस से जुड़ी हुई रहती है, या अपर जाके क्वाड्रेट बोन से बनती है। थर्ड बोन स्टेपिस यह स्तनियों में पाए जाने वाली सबसे छोटी बोन्स है, जो एक तरफ इनकस से जुड़ी हुई रहती है और दूसरी तरफ फेनेस्ट्रा ओविलिस से जुड़ी हुई रहती है। यह स्टिरप शेप्ड की रहती है। ईयर ऑसिकल लिगामेंट्स के द्वारा अपने स्थान पर सधी हुई रहती है। मिडिल ईयर से यूस्टेशियन ट्यूब निकलती है और इस यूस्टेशियन ट्यूब की सहायता से यह नेजोफेरिंक्स से जुड़ा हुआ रहता है, जिसका कार्य है कि अंदर के दबाव को बाहर के एटमॉस्फेरिक दबाव से बराबर रखना। जैसे अचानक कभी जोर की आवाज होती है या तेज धमाका होता है तो हमारा मुंह खुल जाता है। इसका कारण है कि अंदर के दबाव को कम करने के लिए यूस्टेशियन ट्यूब से हवा बाहर आ जाती है और इस प्रकार से फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की रक्षा होती है। मिडिल ईयर में 2 छिद्र पाए जाते हैं, फेनेस्ट्रा ओवेलिस और फेनेस्ट्रा रोटेंडस, जिसकी सहायता से यह इंटरनल ईयर से जुड़ी हुई रहती है। इंटरनल ईयर एक उपास्थि में संरचना होती है, जिसे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ कहते हैं, जो पेरियाटिक बोन के पेट्रस भाग के द्वारा सुरक्षित रहती है। पेरियाटिक बोन मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के चारों तरफ एक बोनी आवरण का निर्माण करता है, जिसे बोनी लैबिरिंथ कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। एक है एंडोलिम्फ, जो पाया जाता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर, और पेरिलिम्फ, जो बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ दोनों के बीच में पाया जाता है। इंटरनल ईयर की संरचना में मुख्य रूप से 3 भाग पाए जाते हैं, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया। वेस्टिब्यूल, इसमें 2 मुख्य संरचनाएं पाई जाती है, यूट्रिकुलस और सैक्युलस। यूट्रिकुलस यह एक बड़ा भाग होता है, जिसे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल निकलती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, वर्टिकल कैनाल एंड हॉरिजेंटल कैनाल। प्रत्येक जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसका अंतिम भाग एक फुली हुई संरचना बनाता है, जिसे एम्पुला कहते हैं। यूट्रिकुलस और सैकुलस दोनों आपस में एक पतली
ट्यूब के द्वारा या डक्ट के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, जिसे सेक्युलो-यूट्रिकुलर डक्ट भी कहते हैं। यहीं से एक और एंडोलिम्फेटिक डक्ट निकलती है, जिसका दूसरा सिरा एंडोलिम्फेटिक से में समाप्त होता है। सेक्युलस से एक लंबी स्प्रिंग लाइक संरचना कुंडलित नलिका निकलती है, जिसे कॉक्लिया कहते हैं। कॉक्लिया इंटरनल ईयर की संरचना जैसे देखते हैं तो प्रत्येक जो इंटरनल ईयर है उसमें 2 लेयर पाई जाती है। बाहर की तरफ ब्लड वेसल्स से युक्त संवेदी ऊतक और अंदर की तरफ घनाकार एपिथेलियम सेल। घनाकार एपिथेलियम सेल एम्पुला के अंदर कुछ स्थानों पर छोटी छोटी उभार के समान संरचना बनाती है, जिसे क्रिस्टा कहते हैं। क्रिस्टा में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एपिथेलियम सेल्स, और उसके बीच बीच में पाई जाती है संवेदी कोशिका। संवेदी कोशिकाओं में ऊपर की तरफ संवेदी रोम पाए जाते हैं और नीचे की तरफ नर्व फाइबर पाए जाते हैं। ये नर्व फाइबर मिलकर एक पतली नर्व बनाती है। सभी क्रिस्टा के नर्व आपस में मिलकर ऑडिटरी नर्व का निर्माण करते हैं। यूट्रिकुलस और सेक्युलस, इसमें भी क्रिस्टा के समान संरचना पाई जाती है, जिसे मैक्यूली कहते हैं। इसके समीप ही एंडोलिम्फ में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बिखरे हुए रहते हैं, जिसे आटोलिथ या आटोकोनिया कहते हैं। कॉक्लिया बोनी लेबिरिंथ की दीवार से इस प्रकार से चिपकी हुई रहती है कि बोनी लेबिरिंथ की कैविटी को 3 भागों में बांट देती है। ऊपर की तरफ स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे की तरफ स्केला टिम्पेनाई और बीच वाले भाग को कहते हैं स्केला मीडिया। स्केला मीडिया की डॉर्सल दीवार रीजनल्स मेम्ब्रेन्स और इसकी वेंट्रल दीवार को वेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई में पेरिलिम्फ तथा स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ नामक द्रव पाया जाता है। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई हेलिकोट्रिमा नामक छिद्र के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। बेसिलर मेम्ब्रेन में कुछ स्थान पर संवेदी उभार पाए जाते हैं, जिसे ऑर्गन ऑफ कार्टाई कहते हैं। ऑर्गन ऑफ कार्टाई की जो संवेदी कोशिकाएं हैं उसमें ऊपर की तरफ संवेदी रोम और नीचे की तरफ नर्व पाई जाती है। ये नर्व ऑडिटरी नर्व की कॉक्लियर ब्रांच का निर्माण करती है। ऑर्गन ऑफ कार्टाई के ऊपर में एक पतली जिलेटिनस जेली लाइक मेम्ब्रेन झुकी हुई रहती है, जिसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। वर्किंग ऑफ ईयर, कान का मुख्य कार्य है सुनना और संतुलन बनाना। सबसे पहले हम देखते हैं सुनने की क्रिया। तो सुनने की क्रिया ऑर्गन ऑफ कार्टाई के द्वारा किया जाता है। इसकी क्रियाविधि इस प्रकार है। वातावरण में उत्पन्न ध्वनि तरंगे पिन्ना से टकराकर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से होते हुए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से टकराती है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को कंपित करती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में कंपन होने से यह कंपन ईयर ऑसिकल में जाता है, जिससे ईयर ऑसिकल कंपित हो जाती है। ईयर ऑसिकल से यह कंपन फेनेस्ट्रा ओविलिस के द्वारा स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ को कंपित करती है। स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ के कंपित होने से यह जो कंपन है हेलिकोट्रिमा की सहायता से स्केला टिम्पेनाई के पेरिलिम्फ को कंपित करती है। स्केला टिम्पेनाई के पेरिलिम्फ में कंपन होने से यह जो कंपन है बेसिलर मेम्ब्रेन में जाती है, जिससे वह कंपित हो जाती है। बेसिलर मेम्ब्रेन के कंपित होने से ऑर्गन ऑफ कार्टाई कंपित होती है। ऑर्गन ऑफ कार्टाई में कंपित होने से उसकी जो संवेदी कोशिकाओं के रोम है वो बार बार टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को छूते हैं, जिससे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में एक श्रवण संवेदना उत्पन्न होती है और ये जो श्रवण संवेदना है वो ऑडिटरी नर्व की सहायता से ब्रेन में पहुंचती है। इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार की ध्वनि को सुनते हैं। दूसरा कार्य है इसका संतुलन। तो संतुलन बनाने का कार्य मुख्य रूप से एम्पुला, यूट्रिकुलस और सेक्युलस के क्रिस्टा के द्वारा किया जाता है। सामान्य अवस्था में जब हम सामान्य रहते हैं तब इसके संवेदी कोशिकाओं के रोम स्वतंत्र रूप से एंडोलिम्फ में तैरते रहते हैं, लेकिन जब कभी भी हमारा संतुलन बिगड़ता है तो संवेदी कोशिकाओं के रोम एक तरफ झुक जाते हैं और आटोलिथ या आटोकोनिया के द्वारा उस पर दबाव बनाया जाता है। यह दबाव बनने की जो संवेदना है वह ऑडिटरी नर्व की सहायता से ब्रेन में जाती है और ब्रेन संबंधित अंग हाथ या पैर को आदेश देता है, जिससे कि हम अपना संतुलन बना लेते हैं। उसके बाद संवेदी रोम वापस
अपनी पुरानी स्थिति में अर्थात एंडोलिम्फ में स्वतंत्र रूप से तैरने लगती है और इस प्रकार से हमारा संतुलन बन जाता है। धन्यवाद।